आवाज आई, अरे राधा बहू, इतनी सुबह ही उठ गई? कोहरा तो देख, हड्डियां जम जाएं। माँ जी, खेतों में जाने से पहले बाबूजी को गरम चाय मिल जाए तो दिन अच्छा गुजरता है। इतने में मंझली बहू कविता भी आंखें मलती हुई रसोई में आ गई। दीदी, आज तो नींद ही पूरी नहीं हुई। लगता है तालाब की ठंड सीधी सपनों तक आ गई है। गांव की बेटियां ठंड से डरेंगी तो खेत कौन संभालेगा? जा जरा पानी भर ला। छोटी बहू प्रिया ने दरवाजे से झांक कर कहा, भाभियों, आज बाबूजी ने कहा था कि अर्जुन को साथ लेकर खेत जाना है। नाश्ता जरा जल्दी बना लेना। अरे वाह, आज तो सबकी ड्यूटी लगी है। इसी समय रामकिशन लाठी टेकते हुए आ गए। अरे बहुओं, तालाब के किनारे कोहरा आज कुछ ज्यादा ही है। लगता है फसल के लिए अच्छा शगुन है। बस अब आप चाय पी लीजिए, बाकी शगुन बाद में देख लीजिएगा। रामकिशन ने मुस्कुराकर चूल्हे की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये घर, ये हंसी, यही तो मेरी सारी कमाई है। शांत और हरे भरे खेतों के बीच बसे चंदनपुर गांव में एक बहुत बड़ा और पुराना तालाब था। ठीक उसके किनारे रामकिशन नाम का एक बूढ़ा किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। रामकिशन का पूरा जीवन खेतों और खलिहानों के नाम था। उम्र की ढलान पर भले ही शरीर थक गया था, लेकिन उनका मन आज भी गांव की मिट्टी और परिवार के गहरे प्रेम में डूबा रहता था। रामकिशन के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा विक्रम, मंझला रवि और सबसे छोटा बेटा अर्जुन था। तीनों की पत्नियां थीं। बड़ी बहू का नाम राधा, मंझली बहू कविता और सबसे छोटी बहू प्रिया थी। इस भरे पूरे घर की असली रौनक वही थी। कहने को तो वे देवरानी जेठानी थीं, पर उनका साथ उन्हें सगी बहनों जैसा बना देता था। वैसे दीदी, कल रात तुमने देखा, रवि जी और विक्रम भैया छत पर बड़ी देर तक खुसर पुसर कर रहे थे। हाँ कविता, मर्दों की बातें मर्द जाने, हमें क्या, हमें तो बस समय पर रोटी देनी है। प्रिया ने कहा, दीदी आज चाय में अदरक ज्यादा डालना। और सुनो, मैंने कल किताब में पढ़ा कि अगर हम तालाब के किनारे वाले हिस्से में थोड़ी मिट्टी डलवा दें तो वहाँ अच्छी सब्जी उग सकती है। राधा हंस पड़ी। लो, शुरू हो गया इनका ज्ञान। अरे प्रिया, हम किसान हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं। सब्जी उगाने के लिए पानी और खाद चाहिए, तुम्हारा किताबों वाला ज्ञान नहीं। यही तो तुम नहीं समझती दीदी। खेती अब सिर्फ मेहनत का काम नहीं, दिमाग का काम भी है। और बापूजी भी मेरी यह बात नहीं मानते। सुबह के 6 बज चुके थे। रामकिशन अपनी चारपाई से उठा और घर से बाहर निकला तो देखा कि गांव के लोग अपने अपने कामों में जुटे थे। कोई बैलगाड़ी से अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो कोई सब्जी लेकर मंडी की ओर जा रहा था। तभी रामकिशन अपनी बहुओं को आवाज लगाने लगा, बहुओं, सवेरा हो गया है और बातों की आवाज अभी भी गूंज रही है। तीनों बहुएं तितर बितर हो गईं, जैसे स्कूल की घंटी बज गई हो। कुछ समय बीता, अब 7 बज चुके थे। घर के बाहर नीम का चबूतरा था। रामकिशन हुक्का पी रहे थे। तीनों बेटे पास ही बैठे थे। विक्रम बोला, बापू, इस बार खाद की बोरी महंगी मिली है। सरकारी समिति वाले कह रहे थे कि इस बार माल कम आया है, इसलिए बोरी महंगी मिली है। रामकिशन ने कहा, बेटा, यह सब जमाखोरों की चाल है। खैर, हमें तो खेती करनी है। और अर्जुन बेटा, तुम शहर कब जा रहे हो नौकरी की अर्जी देने? बापू, मैं सोच रहा था कि शहर जाने की बजाय गांव में ही कुछ करूं। नौकरी में वे आजादी कहाँ जो अपनी मिट्टी में है। यह सुनकर रवि अर्जुन से बोला, अरे मिट्टी में आजादी? अर्जुन, तू अभी नया खून है, तुझे मिट्टी की खुशबू अच्छी लगती है। जरा पूछ मुझसे और भैया से, दिन भर मिट्टी में सनो और हाथ में क्या आता है? सिर्फ फूटी कौड़ी। रवि भैया, सुबह सुबह शुरू मत हो। भगवान का दिया सब कुछ है, रोटी मिल रही है, छत है, और क्या चाहिए हमें? सिर्फ रोटी और छत ही जिंदगी है क्या? दुनिया कहाँ पहुंच गई? लोग गाड़ियों में घूम रहे हैं, पक्के बंगले बना रहे हैं, और हम उसी पुराने तालाब के किनारे बैठे हैं मेंढकों की टर्टर सुनने के लिए। तभी धूल उड़ाती एक जीप आई और रामकिशन के दरवाजे पर रुकी। गजराज गांव का मुखिया था। वह जीप से उतरा। उसने कुर्ता पायजामा पहन रखा था और गले में सोने की चेन थी। उसके साथ गांव के सरपंच बलवंत सिंह भी थे, जो थोड़े शांत स्वभाव के थे। गजराज बोला, वाह, क्या बात है, रामकिशन काका का दरबार लगा है। राम राम सबको। अरे रामकिशन, आज तो लगता है कुछ जरूरी बातें हो रही हैं। राम राम मुखिया जी, आज कैसे रास्ता भूल गए? वैसे आप आते हो तो लगता है कोई नई खबर लेकर आए हो। बताइए, गांव में क्या चल रहा है? गजराज हंसा। रास्ता नहीं भूला काका, किस्मत चमकाने आया हूँ। सरपंच जी, आप ही इन्हें बताइए। सरपंच बोले, रामकिशन जी, पंचायत ने फैसला किया है कि ब्लॉक स्तर का गोदाम हमारे गांव में बनेगा और सर्वे में आपकी तालाब वाली जमीन सबसे उपयुक्त पाई गई है। रामकिशन तुरंत बोले, सरपंच जी, मैंने 10 बार कह दिया, वह जमीन मेरे घर का हिस्सा है। वहाँ मेरी बहुएं बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर वहाँ गोदाम बन गया तो बाहरी लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। मेरे घर की शांति और सुरक्षा खत्म हो जाएगी। गजराज ने दखल दिया,
अरे काका, शांति से पेट नहीं भरता। सरकार उस जमीन के बदले इतना पैसा दे रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। क्यों रवि, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? रवि ने सिर उठाया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने पूछा, पर मुखिया जी, कितना पैसा मिल जाएगा? कुछ तो बता दीजिए। इतना कि तुम शहर के बीचों बीच सबसे भीड़ वाले बाजार में एक नहीं 2-2 दुकानें खरीद सको। बड़ी कांच वाली दुकानें जिनमें पंखा भी चलेगा, कूलर भी चलेगा, और चाहो तो ऐसी भी लगवा लेना। गद्दी पर बैठोगे तो लोग राम राम कहकर सामान खरीदेंगे। न धूप की फिक्र, न धूल की, न कीचड़ में फंसकर खेतों तक भागने की झंझट। मुखिया की बात सुनकर रवि चुप हो गया। फिर पास बैठे विक्रम ने मुखिया की तरफ देखा और कहा, मुखिया जी, आप जा सकते हैं। हमारे घर के फैसले हम खुद लेंगे। बापू ने अगर मना कर दिया तो कर दिया। गजराज जाते हुए बोला। ठीक है विक्रम, पर याद रखना, समय और लक्ष्मी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। गजराज चला गया, लेकिन वह रवि के मन में एक चिंगारी छोड़ गया था। कुछ समय बाद दोपहर हुई। रसोई घर में तीनों बहुएं खाना बना रही थीं। तभी कविता बोली, तुमने देखा दीदी, वह गजराज रवि जी को कैसे देख रहा था, जैसे बकरे को हलाल करने से पहले कसाई देखता है। राधा ने तसल्ली दी। कविता, तो फिक्र मत कर, बापूजी और विक्रम है ना, वे रवि को बहकने नहीं देंगे। नहीं दीदी, बात इतनी सीधी नहीं है। मैंने कल मंझले भैया को फोन पर किसी से बात करते सुना था। वे शहर में किसी जमीन का भाव पूछ रहे थे। कविता घबरा गई। अरे यही तो मेरा डर है। कल रात वे कह रहे थे, कविता तैयार हो जा, हम जल्दी ही इस नर्क से निकलेंगे। उन्होंने हमारे इस प्यारे घर को नर्क कहा। प्रिया बोली, कविता, जरा हिम्मत रखो, रोने से समस्या हल नहीं होगी। रवि भैया दिल के बुरे नहीं हैं, बस इस समय उलझन में हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन हमें प्यार और समझदारी से उन्हें सही रास्ता दिखाना होगा। राधा ने पूछा, पर प्रिया, हम ये कैसे करेंगे? अगर हमने कुछ कहा तो कहेंगे कि औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्रिया ने जवाब दिया, पर बोलना तो पड़ेगा। जब घर में आग लगती है तो यह नहीं देखा जाता कि पानी कौन डाल रहा है, मर्द या औरत। कुछ देर बाद रवि अपनी पत्नी और माँ के साथ बैठकर खाना खा रहा था। एकदम गुस्से से उठा और बोला, अरे अम्मा, अब मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, खाना ठीक नहीं लग रहा क्या? नमक कम है या फिर किसी और बात ने मन खराब किया? नमक नहीं अम्मा, इज्जत कम है। इस घर में मेरी हैसियत एक बैल जैसी है। बस जोतते रहो और शाम को सूखा भूसा खा लो। रामकिशन गरजे। जुबान संभाल कर बात कर। रवि, ये बात करने का कैसा तरीका है? तरीका भाड़ में गया बापू, मुझे फैसला चाहिए। आज गजराज ने जो कहा वह सही है। वह जमीन बंजर पड़ी है, उसे बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मुझे शहर जाना है। सब घर वाले इकट्ठा हो गए। भैया, आप समझ नहीं रहे, आप गजराज के जाल में फंस रहे हैं। वह आदमी मीठी मीठी बातों में उलझाकर आधा गांव हड़प चुका है। तो चुप कर, तू तो बापू का लाडला है। तुझे क्या पता तकलीफें क्या होती है। विक्रम भैया के हाथ में तिजोरी की चाबी है, तेरे हाथ में किताब, मेरे हाथ में क्या है? सिर्फ छाले। जी शांत हो जाइए, बैठिए और पानी पीजिए। हट जा कविता, तू भी उन्हीं की तरफ है। अगर तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, वरना तू भी यहीं रह, इसी गोबर के ढेर में। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सावित्री रोने लगी। रामकिशन का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। रामकिशन ने अपना फैसला सुना दिया। अगर तुझे जाना है रवि तो जा, लेकिन जमीन नहीं बिकेगी। वह मेरे पुरखों की अमानत है। मैं जीते जी उस पर कोई गोदाम नहीं बनने दूंगा। ठीक है, तो फिर पंचायत बुलाओ कल सुबह ही। अगर जमीन नहीं बेचोगे तो घर के 3 हिस्से करो। इस आंगन के बीच दीवार खींचेगी। यह कहकर रवि अपने कमरे में चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद रात हो गई। तीनों बहुएं तालाब के किनारे खड़ी थीं। तालाब का पानी शांत था, पर मन बेचैन था। कविता रोते हुए बोली, दीदी अब क्या होगा? अगर आंगन बढ़ गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। राधा ने दिलासा दिया। चुप कर कविता, कोई दीवार नहीं खींचेगी। जब तक मैं जिंदा हूँ इस आंगन को कोई नहीं बांट सकता। दीदी, भावनाओं से काम नहीं चलेगा। मंझले भैया को पैसा चाहिए। उन्हें लगता है कि खेती में पैसा नहीं है। हमें उन्हें गलत साबित करना होगा। राधा ने पूछा, पर प्रिया, वह हम कैसे करेंगे? हम भला उन्हें गलत कैसे साबित कर सकते हैं? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? प्रिया ने योजना बताई। मैंने कृषि विभाग की वेबसाइट पर देखा है। हमारे तालाब की मिट्टी और पानी मखाने की खेती के लिए सोना है, और अगर हम साथ में मछली पालन भी करें तो हम 6 महीने में उतना कमा सकते हैं जितना भैया की वह सपनों वाली दुकान 2 साल में भी नहीं कमा पाएगी। पर हम करेंगे कैसे? लोग क्या कहेंगे? और वह मुखिया गजराज, वह तो तमाशा बना देगा। राधा ने दृढ़ता से कहा। गजराज की ऐसी की तैसी,
अब हमें भी खेतों में काम करना होगा। कल सुबह होने दो, हम बापूजी से बात करेंगे। फिर अगली सुबह पंचायत बैठने ही वाली थी कि तीनों बहुएं बीच में आ गईं। राधा बोली, बापूजी रुकिए, पंचायत की जरूरत नहीं है। रवि ने टोका। भाभी आप हट जाइए, ये मर्दों का मामला है। प्रिया ने जवाब दिया, नहीं भैया, यह घर का मामला है और घर हम औरतें बनाती हैं। आपको पैसा चाहिए ना, हमें 6 महीने का समय दीजिए। हम इसी बंजर जमीन और तालाब से आपको आपकी दुकान के पैसे कमाकर दे देंगे। मुखिया गजराज जो पास खड़ा सब सुन रहा था, वह जोर से हंसा और बोला, लो भाई, अब घूंघट वाली बहुएं खेती करेंगी। अरे रवि मान जा, जमीन बेच दे। क्यों इन बेचारियों को धूप में काला करवा रहा है? रामकिशन गुस्से से बोला, गजराज तुम चुप रहो, तुम बीच में मत बोलो। मेरी बहुएं अगर ठान लें तो पत्थर से पानी निकाल सकती है। रवि बोलो, मंजूर है चैलेंज? रवि अपनी माँ की आंखों में देख नहीं सका। उसे अपनी माँ के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, 6 महीने, पर मैं एक पैसे की मदद नहीं करूंगा और न ही खेत में काम करूंगा। देखूं तो सही तुम लोग क्या करती हो और कैसे 6 महीने के अंदर इतना पैसा कमाती हो। अगले दिन से तालाब किनारे वाला घर बदल गया। राधा ने घर की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। वह सुबह 3 बजे उठती, सबका खाना बनाती, कपड़े धोती और फिर दोपहर में खेत पर पहुंच जाती। कविता ने सबसे मुश्किल काम चुना, तालाब की सफाई। वह घंटों कमर तक पानी में खड़ी रहती, झोंके उसके पैरों से चिपक जाती। वह उन पर नमक लगाकर हटाती और फिर काम में लग जाती। प्रिया ने दिमाग का मोर्चा संभाला। वह शहर गई, अच्छी किस्म के बीज लाई, मछलियों के बच्चे लाई। उसने इंटरनेट से सीखा कि मखाने की फसल को कीड़ों से कैसे बचाना है। गांव के लोग जब उस कच्चे रास्ते से गुजरते तो खुलेआम हंसी मजाक करते। राजू, गांव का वही पुराना मस्खरा, दूर से ही आवाज लगाते हुए बोला, अरे विक्रम, सुना है तेरी लुगाई अब पैंट पहनकर ट्रैक्टर चलाएगी, क्या बात है? विक्रम चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी पत्नी पर गर्व होने लगा। धीरे धीरे विक्रम और अर्जुन ने भी अपनी पत्नियों का साथ देना शुरू कर दिया। वे रात में चोरी छिपे खाद लाते, तालाब की मेंढ ठीक करते। सिर्फ रवि अलग रहा। वह चौपाल पर गजराज के साथ बैठता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तालाब की तरफ लगी रहती। वह देखता कि कविता कैसे भारी बोरा उठाने की कोशिश कर रही है। उसका दिल पसीज जाता, लेकिन घमंड आड़े आ जाता। एक दोपहर कड़ी धूप थी। कविता चक्कर खाकर गिर पड़ी। रवि, जो दूर खड़ा सब देख रहा था, अचानक दौड़कर आया। उसने कविता को गोद में उठाया, छांव में ले गया और उस पर पानी छिड़कते हुए बोला, अरे कविता, पागल हो गई हो क्या? मरना है तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कविता धीरे धीरे होश में आई और कुछ देर बाद रवि से बोली, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। मुझे काम करना है, वरना शर्त हार जाएंगे। रवि ने उसे पानी पिलाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद से रवि चौपाल पर कम और घर के आसपास ज्यादा दिखने लगा। 5 महीने बीत चुके थे। तालाब में मखाने के बड़े बड़े पत्ते तैर रहे थे। फसल शानदार थी और गजराज ये सब देखकर घबरा गया था। अगर ये औरतें जीत गईं तो उसका गोदाम बनाने का सपना और कमीशन सब मिट्टी में मिल जाएगा। अमावस की रात थी, हवाएं तेज चल रही थीं। गजराज अपने गुंडों से बोला, सुनो, आज रात काम तमाम कर दो। तालाब का निकासी वाला नाला तोड़ दो। सारा पानी बह जाएगा तो मखाना और मछली सब खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे रात के 2 बजे गजराज के गुंडे तालाब की ओर बढ़े। उधर घर में प्रिया भी जाग रही थी। उसके मन में कुछ खटका हुआ। उसने खिड़की से देखा तो तालाब की तरफ कुछ परछाइयां हिलती नजर आईं। उसने तुरंत राधा और कविता को जगा दिया। दीदी, तालाब पर कोई है? मैंने खिड़की से लोगों की परछाइयां देखी हैं। जल्दी उठो। तीनों ने बिना किसी को जगाए घर के कोने में रखी लाठियां उठा ली। वे दबे पांव तालाब की तरफ बढ़ी। वहां 3 आदमी फावड़ों से तालाब की मेंढ काट रहे थे। राधा चिल्लाई, कौन है वहाँ? खबरदार अगर कुछ भी करने की कोशिश की। गुंडे हड़बड़ा गए। एक ने तुरंत जेब से चाकू निकाला और बोला, अरे देखो तो सही, रामकिशन के घर की देवयान लाठी लेकर आई हैं। तुम लोग अंदर जाओ, ये रात मर्दों के काम की है। तुम जाकर अपना चूल्हा चौका संभालो। तुम किसके आदमी हो? क्या गजराज ने भेजा है ना? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? हमारे बच्चों का पेट काट रहे हो। हमारा नाम जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ करता, कविता पीछे से आकर लाठी उसके सिर पर मार देती है। वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। राधा चिल्लाई, मार डालूंगी अगर मेरे मखाने को हाथ लगाया तो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें डराने की? आज हम घूंघट वाली औरतें नहीं, हम दुर्गा हैं। भागो यहाँ से, वरना ये लाठियाँ तुम्हें सीधा अस्पताल पहुँचा देंगी। शोर सुनकर घर से रामकिशन, विक्रम, रवि और अर्जुन टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। रवि सबसे आगे था। उसने देखा कि एक गुंडा कविता की ओर बढ़ रहा है।
रवि ने आओ देखा न ताओ दौड़कर उस गुंडे को एक जोरदार लात मारी। गुंडा पानी में जा गिरा। रवि गरजा, सुनो गुंडो, अब मेरी बीवी को हाथ लगाने की सोचना भी मत। अब हम सब आ चुके हैं। कुछ समय बाद गांव वाले भी जाग गए थे। गांव वालों को देखकर गुंडे भाग खड़े हुए। उस रात रवि ने कविता के हाथ से लाठी ली और उसे देखा। कविता हाँफ रही थी, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। रवि बोला, तू पागल है क्या कविता? तुझे इतना भी होश नहीं रहा? तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर तुझे जरा सी भी चोट लग जाती तो मेरा क्या होता? कविता ने जवाब दिया, तो क्या मुझे कुछ हो जाता तो क्या? हमारा तो सपना टूट जाता ना। यह सिर्फ मखाना नहीं है जी, यह हमारी इज्जत है, हमारी एकता है। आपने पैसों की जरूरत बताई थी ना, मैंने बस वही बचाने की कोशिश की। अगर यह फसल बर्बाद हो जाती तो आप हमें छोड़कर चले जाते। रवि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कविता के सामने हाथ जोड़ लिए। कुछ दिनों बाद फसल कटने का दिन आया। मखाने तैयार हुए, मछलियां निकाली गईं। व्यापारी ट्रक लेकर आया। जब तौल मोल हुआ तो पता चला कि मुनाफा उम्मीद से 3 गुना ज्यादा है। शाम को आंगन में थैली नोटों की गड्डियों से भरी हुई थी। गजराज और सरपंच भी वहां मौजूद थे क्योंकि रामकिशन ने उन्हें बुलाया था। प्रिया नोटों की थैली उठाकर रवि के पास गई और बोली, लीजिए मजले भैया, ये रहे आपकी दुकान के पैसे और ये कुछ ज्यादा ही हैं। हमने शर्त पूरी कर दी। अब आप अपना वादा निभाइए और हमें चैन से रहने दीजिए। जमीन मत बेचिए। बस आप खुशी से शहर जाइए और अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। हम आपको नहीं रोकेंगे। पूरा परिवार सांस रोके खड़ा था। गजराज उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था कि शायद रवि पैसे लेकर निकल जाए। रवि ने थैली हाथ में ली, उसका वजन महसूस किया। फिर उसने थैली सावित्री माँ के कदमों में रख दी और बोला, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं किस बेवकूफी के पीछे भाग रहा था और यह घर मेरे लिए कितना जरूरी है। रवि जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप इन्हें रखिए, यह आपका हक है। हमने तो बस आपको समझाने के लिए यह सब किया था। हाँ देवर जी, यह पैसा आपकी तरक्की के लिए है। इसे लेकर अपना भविष्य संवारिए। रवि ने जवाब दिया, नहीं भाभी, मेरा हक उन पैसों में नहीं, इस घर में है, इस मेहनत में है। मैं अब कभी शहर नहीं जाऊंगा। गजराज बीच में बोला, अरे रवि, क्या कर रहा है? तू पागल तो नहीं हो गया? इतनी बड़ी रकम, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तुझे पता है शहर में एक दुकान की कीमत क्या होती है? कल तो पछताएगा, मेरी बात मान ले। बस मुखिया जी, बहुत हो गया। मुझे दुकान मिल गई, यही तालाब, यही खेत मेरी दुकान है। मैं मूर्ख था जो सोने की खान छोड़कर पीतल के पीछे भाग रहा था। और रही बात शहर की, तो मेरी कविता जहाँ रहेगी वही मेरा शहर है। रवि की बातें सुनकर रामकिशन बहुत खुश हुआ और उसने कहा, सुना मुखिया जी, इसे कहते हैं घर ईंटों से नहीं विश्वास से बनता है। अब आप जा सकते हैं। और हाँ, वह गोदाम कहीं और बनवा लीजिएगा। गजराज और सरपंच सिर झुकाकर चले गए। जाते जाते सरपंच ने गजराज से कहा, मैंने कहा था ना, रामकिशन का घर साधारण नहीं है। वहाँ औरतों की पूजा होती है और जहाँ शक्ति की पूजा हो वहाँ जीत तय होती है। उधर 6 महीने बाद तालाब का नजारा बदल चुका था। अब वहाँ सिर्फ खेती नहीं होती थी, बल्कि एक छोटा सा बोर्ड लगा था, 3 बहनें कृषि फार्म, 3 सिस्टर्स एग्रीकल्चर फार्म। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और तालाब का पानी सुनहरा हो गया था। तीनों बहुएं तालाब के पक्के घाट पर बैठी थीं। कविता बोली, जानती हो आज बापूजी क्या कह रहे थे? राधा ने पूछा। नहीं बहन, बताइए बापूजी आज क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि अगले साल वे वसीयत लिखेंगे और उसमें खेत का आधा हिस्सा हम तीनों के नाम करेंगे। प्रिया खुश होकर बोली, सच बहन, बापूजी मान गए। इसी तरह खुशी खुशी इस कहानी का अंत हो गया। अब तीनों भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगे थे और तीनों बहुएं बहनों की तरह रहती थीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल दुनिया स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, कहानी को एक लाइक जरूर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।